बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का टेस्ट हो रहा है और ये इंशाल्लाह 10 तारीख से आपका टेस्ट स्टार्ट है आईबी की तरफ से। तो इस सिलसिले में हम फिजिक्स के लेक्चर्स कर रहे हैं और फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि आपके पास कम टाइम है, तो कम टाइम में हम ज्यादा चीजें पढ़ सके। और इसके साथ हम अब हर टॉपिक से आपके टेस्ट लेंगे। तो मॉक टेस्ट कल से स्टार्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। उनको हम डेली बेसिस पे एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर आप ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी। हम ये मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे शेयर करेंगे, तो आपका जितना भी सिलेबस है सारे सिलेबस का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। जेएसटी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सबसे पहले टेम्परेचर और इसका स्केल। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने को हम टेम्परेचर कहते हैं। ये टेम्परेचर जो होता है ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है। अगर ज्यादा होती है और ज्यादा टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, कम टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी कम होती है किसी भी बॉडी में। ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का केल्विन। और जो डिवाइस होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसको थर्मोमीटर कहा जाता है। तो डिफरेंट स्केल्स होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के। सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो इनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकते हैं। सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड से शो किया जाता है, फ़ारेनहाइट एफ से शो किया जाता है और केल्विन को के से शो किया जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 डिग्री होती है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की फ्रीजिंग पॉइंट होती है और फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट होती है। केल्विन में 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है और 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो केल्विन इसको एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। और इसके साथ 0 केल्विन ये मिनिमम वैल्यू होता है टेम्परेचर का और इसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। 0 केल्विन को यहाँ पे 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 होता है, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है। कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, तो टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन होती है। अगर हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला है F इज इक्वल 9/5 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होगा प्लस 32। इसी तरह फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो C बराबर होता है 5/9 F माइनस 32। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो ये फार्मूले हैं टेम्परेचर स्केल के कन्वर्ट करने के। तो इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हम कन्वर्ट करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पर 9/5 C का वैल्यू है 25, मतलब मल्टीप्लाई 25 से करेंगे प्लस 32। यहाँ पे 5 का टेबल 5 टाइम 5 इंटू 9 45 प्लस 32 करेंगे तो यहाँ पे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो यहाँ पे इस तरह आप कर सकते हैं कन्वर्जन। इसी तरह 68 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो C इक्वल होता है 5/9 F माइनस 32। तो यहाँ पे 5/9 F, यहाँ पे क्या मिला है 68 डिग्री मिला है, तो यहाँ पे 68 माइनस 32 5/9 68, मतलब यहाँ पे 68 में से 32 जाएगा 36 होगा। 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम 4 इंटू 5 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के। सवाल आ सकता है कि जो डिफरेंट स्केल्स हैं उनकी रीडिंग इक्वल कौन सी डिग्री पे होती है, कौन सी रीडिंग पे होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको सवाल आते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का स्केल सेम रीडिंग -40 डिग्री पे लेता है और केल्विन एंड सेल्सियस कभी भी इक्वल नहीं होते, इनकी डिग्री रीडिंग सेम नहीं होती। और केल्विन और फ़ारेनहाइट जो है ये इक्वल होते हैं 574.28। तो ये रीडिंग है। मोस्टली जो सवाल पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की सेम रीडिंग कब आएगी, तो -40 डिग्री में इन दोनों की सेम रीडिंग होगी। ये सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉज दिए गए हैं। बॉयल्स लॉ है, ये 1662 में दिया था। ये आयरिश फिलोसोफर थे रॉबर्ट बॉयल।
ये क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एज लॉन्ग एज टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो बॉयल्स ने ये 1662 में ला दिया था, जिसमें इसने कहा था कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। तो इस लॉ की ये इक्वेशन है P1V1 इक्वल टू P2V2। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर, पूछा जा सकता है। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से, ये बॉयल्स लॉ कहता है। और ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन में सवाल पूछा जा सकता है कि जो P वर्सेस V ग्राफ है बॉयल्स लॉ में, वो हाइपरबोला कर्व होता है, उसका जो कर्व होता है हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, ये 1787 में दिया गया था, फ्रेंच फिजिसिस्ट है जैकस चार्ल्स। इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर in Kelvin. When pressure is kept constant, as temperature increase the gas expands, as temperature decrease the volume decreases। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। हमेशा टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में लिया जाता है, तो जितने भी लॉज हैं केल्विन में ही टेम्परेचर लिया जाता है। ये सवाल भी आ सकता है। तो इसका फार्मूला किस तरह होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, और इसका फार्मूला होगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये चार्ल्स लॉ का फार्मूला है। इसका जो ग्राफ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो इटालियन साइंटिस्ट थे, एमिडियो एवोगैड्रो 1811 में इसने ये लॉ दिया था। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स when pressure and temperature are constant। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, अमाउंट ऑफ गैस के। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे देखें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस V1 अपॉन N1 इक्वल होता है V2 अपॉन N2। ये इसका फार्मूला है। एवोगैड्रोस नंबर पूछ सकते हैं। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ये आता है, या इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। तो वैल्यू पूछ सकते हैं एवोगैड्रो नंबर का। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, साइंस ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। इन ब्रॉड टर्म्स thermodynamics deals with the transfer of energy from one place to another place, from one form to another form। तो ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी की रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है। और थर्मोडायनामिक्स डील करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है। और फर्स्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड यूज किया गया था विलियम थॉमसन ने 1749 में यूज किया था। थर्मोडायनामिक्स के डिफरेंट प्रोसेस हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस वेयर नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ना तो सिस्टम के अंदर ना ही सिस्टम के बाहर। नेक्स्ट है आइसोकोरिक, का मतलब है प्रोसेस वेयर नो चेंज इन वॉल्यूम। तो वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता सिस्टम के अंदर और सिस्टम कोई काम भी नहीं करता, उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट होता है आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह आइसोकोरिक में वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच नो चेंज इन टेम्परेचर अकर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसके साथ आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, नो वर्क डन होता है। आइसोथर्मल में मैक्सिमम वर्क डन होता है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम होता है
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरे सिस्टम के अंदर टेम्परेचर सेम हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है पूरे सिस्टम के अंदर। केमिकल इक्विलिब्रियम है when chemical composition of system does not vary with time, जिसमें chemical composition system की constant होती है, वेरी नहीं होती। फेज इक्विलिब्रियम है in two phase system when the mass of each phase reaches an equilibrium level, तो उस इक्विलिब्रियम को फेज इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो चार टाइप के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं। नेक्स्ट टर्म है एंट्रोपी। इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। तो रैंडमनेस और डिसऑर्डर सिस्टम के अंदर मेजर करने को एंट्रोपी कहा जाता है। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी एंट्रोपी हाई होगी सिस्टम की, जितना कम डिसऑर्डर होगा उतनी एंट्रोपी लो होती है सिस्टम की। तो एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, इसका ऐसा यूनिट है जूल पर केल्विन। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जीरोथ लॉ। इट स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर इंडिविजुअली इन इक्विलिब्रियम विद सेपरेट थर्ड बॉडी देन द फर्स्ट टू बॉडीज आर आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर दो बॉडीज किसी थर्ड बॉडी से इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों बॉडीज भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, ए सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में है बी सिस्टम के साथ, और बी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है सी सिस्टम के साथ। तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर। तो एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एंट्रोपी जो होती है कि किसी भी सिस्टम की वो हमेशा इंक्रीज होती है। तो जो डिसऑर्डर होता है किसी सिस्टम का वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। जैसे हीट फ्लो है, हीट का फ्लो होना ये नेचुरल है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक वो फ्लो होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये थर्ड लॉ में क्या होता है? जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचती है जब टेम्परेचर जो होता है एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है। मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू जो मिनिमम होती है, जो एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी बिकम्स मिनिमम। एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी का कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है और मिनिमम वैल्यू वो होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। थर्मल फिजिक्स की ये कुछ टॉपिक्स है जो दिए गए थे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन एंट्रोपी, प्रेशर, हीट फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ हीट, हीट का क्या यूनिट है? हीट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम hot to cold, cold to hot, equal temperature, vacuum to air. Entropy is the measure of energy, work, heat, disorder, the process which occur at constant temperature, isobaric, isochoric, isothermal या adiabatic. Sixth question है, in an adiabatic process heat is constant, no heat exchange, temperature constant, pressure constant. Which law states that energy cannot be created or destroyed? Zeroth, first, second, third. The efficiency of heat engine is always 100%, more than 100%, less than 100%, zero. Internal energy of an ideal gas depends on pressure, volume, density, temperature. Which process has no work done? Isothermal, isobaric, isochoric or adiabatic. 11 question है, the second law of thermodynamics introduce work, heat, pressure, entropy. Absolute zero temperature क्या होता है? Work done is zero with volume constant, temperature changes, volume changes, temperature changes. Heat engine converts work into heat, heat into work, energy into mass, mass into energy. 15 है एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है? डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज या जीरो। यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है? J upon K, J K W. Which law defines temperature? First law, second law, zeroth law या third law? Refrigerator works on heat engine principle, reverse heat engine conduction or radiation. 99 isothermal process, internal energy changes, zero, maximum, minimum, infinite. 20 which process has a maximum work done? Isothermal, isobaric, isochoric या adiabatic. तो इनको आपने सॉल्व करना था। 20 एमसीक्यूज हैं ये थर्मल फिजिक्स के। तो मैं आपको सॉल्व करके भी बताता हूँ, फिर आप कंपेयर करें कि आपके कितने सही थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड है ऐसा यूनिट ऑफ हीट जूल है। हीट नेचुरली फ्लो फ्रॉम, तो यहाँ पे हॉट टू कोल्ड बॉडी, ऑप्शन ए सही है। एंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डर,
Which process occur at constant temperature? Constant temperature isothermal है. In adiabatic process heat is constant, no exchange, no heat exchange, temperature constant, pressure constant. इसमें heat exchange नहीं होती. Law states the energy cannot be created or destroyed. First law है the efficiency of heat is always less than 100%. Internal energy of an ideal gas depends on, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है, यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी. विच प्रोसेस हैज नो वर्क डन, यहाँ पे आइसोकोरिक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे सी सही है. 11 है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस, यहाँ पे एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो केल्विन है, सी है. वर्क डन इज जीरो व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. हीट इंजन कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क. एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज होती है. यूनिट ऑफ एंट्रोपी जूल पर केल्विन. व्हिच लॉ डिफाइंस टेम्परेचर? हीरोज लॉ. रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स हीट इंजन. इन आइसोथर्मल प्रोसेस एनर्जी इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज इज आइसोथर्मल में जीरो होती है. और 20 है व्हिच प्रोसेस मैक्सिमम वर्क डन? ये सही है. आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है, आइसोकोरिक में जीरो वर्क डन होता है, याद रखना है. सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोथर्मल में होता है. तो यहाँ तक ये वीडियो था. आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी. अगर कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं.